हेलो दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लब में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन टीचिंग के क्रम में मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसका विषय है अपनी संख्याओं की जानकारी और जिसका लेवल है कक्षा 6, 7 और 8 का। सबसे पहले हम आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? पहले प्रकार की संख्या है प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक, चौथी परमेय संख्या। जूनियर स्तर पर इतनी संख्याओं के बारे में बताया गया है। संख्याओं का पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? असल में प्रकृति में जो भी संख्याएं मूल रूप से मौजूद होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम एक कहें तो प्रकृति में एक चीज मिल जाएगी, सूरज एक, चंदा एक आदि बहुत सारी चीजें हैं एक। दो कहें तो दो वस्तुएं मिल जाएंगी, 10 कहें तो 10 वस्तुएं मिल जाएंगी। यानी अनंत तक की संख्याएं प्रकृति में मौजूद हैं, हम उनको गिन सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो प्रकृति में मूल रूप से विद्यमान होती हैं, मौजूद होती हैं, और ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। हमारे पास 1 से लेकर अनंत तक के संख्याएं मौजूद हैं, लेकिन एक समस्या आ गई कि जैसे किसी के पास 5 रुपए थे और उसने 5 रुपए के केले खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो जाहिर है कि 5 रुपए थे, 5 रुपए के केले खरीद लिए, तो अब उसके पास कोई भी रुपया नहीं है। अब कोई भी रुपया नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इसको दर्शाने के लिए 1 से अनंत तक के संख्याएं मौजूद होने के बाद भी कुछ नहीं को दिखाने के लिए कोई भी संख्या मौजूद नहीं। तो गणितज्ञों ने सोचा कि हमारे पास 1 से अनंत तक की संख्याएं हैं, लेकिन ये पूरी नहीं हैं और कुछ संख्याओं की आवश्यकता है। और उन्होंने शून्य को लिखा और इसका नाम दिया कुछ नहीं। यानी कुछ नहीं को दिखाने के लिए एक संख्यांक शून्य उन्होंने दिया और शून्य सहित अनंत तक के सारी संख्याएं उन्होंने लिखी और इन संख्याओं को नाम दिया पूर्ण संख्या। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं का जन्म हुआ। अब हमारे पास शून्य से लेकर अनंत तक की समस्त संख्याएं हैं, लेकिन एक समस्या फिर आ गई। अब जैसे किसी की जेब में 10 रुपए थे और उसको पेन की आवश्यकता थी। वह दुकान पर गया और उसने पेन देखा, पेन की कीमत थी 12 रुपए। अब उसकी जेब में है 10 रुपए, क्या करेगा वो? उसने 10 रुपए उस दुकानदार को दे दिए और उसने 2 रुपए उधार कर दिए। अब शून्य से लेके अनंत तक के सारे संख्यांक मौजूद होने के बाद भी उधार के 2 रुपए दिखाने के लिए कोई भी संख्यांक नहीं। फिर गणितज्ञों ने सोचा कि शून्य से अनंत तक के संख्यांक अभी पूरे नहीं हैं, और भी संख्यांकों की आवश्यकता है। और उन्होंने ये पूर्ण संख्याओं में माइनस के संख्यांक और जोड़ दिए, -1 से अनंत तक के संख्यांक और जोड़े और समस्त
संख्याओं को पूर्णांक का नाम दिया। जैसे अनंत से माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के सारे संख्यांक इसमें मौजूद हैं और इसमें समस्त प्राकृतिक संख्याएं, समस्त पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों के अंतर्गत आती हैं। अब इस तरह से इन पूर्णांकों का जन्म हुआ। अब हमारे पास माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक के सारे संख्यांक उपलब्ध हो गए, लेकिन समस्या एक पे रह गई। जैसे एक घर में 2 बच्चे थे और एक सेब आया उनके पास, तो माता पिता ने दोनों बच्चों में उस सेब को बांटने के लिए उसको 20 से आधा आधा काट दिया और दोनों आधे आधे टुकड़े अपने बच्चों में बांट दिए। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के सारे संख्यांक होने के बावजूद भी उस आधे सेब को दिखाने के लिए हमारे पास कोई भी अंक मौजूद नहीं था, कोई भी संख्या मौजूद नहीं थी। अतः गणितज्ञों ने फिर उस पर विचार किया और उन्होंने परिमेय संख्याओं को जन्म दिया। इसमें परिमेय संख्याओं में उन्होंने जितने टुकड़े किए कुल वो नीचे, उनमें से जितने लिए गए वो ऊपर लिखे और बीच में एक लाइन खींची जिसको बटे की लाइन कहते हैं। और इस प्रकार उन्होंने परिमेय संख्याएं बनाई। इन्हीं परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार परिमेय संख्याओं का जन्म हुआ। अब हम छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान करना सीखेंगे, अर्थात संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। अब हमने कुछ संख्याएं ली हैं, हमने 4 संख्याएं ले रखी हैं। 312, 416, 153, 345। इसमें हमको पहचानना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या पहचानने के लिए सबसे पहले हमको संख्या में अंक कितने हैं इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देखें कि हमारी संख्याओं में अंक कितने हैं। तो पहली संख्या में देखिए 3 अंक हैं, 3, 1, 2। दूसरी संख्या में भी 3 अंक हैं, 4, 1, 6। तीसरी संख्या में हैं 3 अंक, 1, 5, 3। और चौथी संख्या में भी 3 ही अंक हैं, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर सभी संख्याओं के अंक बराबर हैं। यदि ये कम और ज़्यादा होते तो निश्चित रूप से जिस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक होते हैं वह संख्या बड़ी होती और जिस संख्या में कम अंक हैं वो संख्या छोटी होती। लेकिन यहाँ सभी संख्याओं में बराबर अंक हैं और जब बराबर अंक हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि बाईं तरफ वाला अंक किसका सबसे बड़ा। तो पहली संख्या में हमको बाईं तरफ 3 मिल रहा है, दूसरी संख्या में 4 मिल रहा है, तीसरी संख्या में बाईं तरफ 1 अंक है और चौथी संख्या में 3। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 4। तो ये किस संख्या से हमने लिया है? 416 से, इसलिए 416 संख्या सबसे बड़ी हुई। अब सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या देखने के लिए भी सबसे छोटी संख्या में इन संख्याओं में सबसे छोटा अंक कौन सा है? बाईं तरफ वाला। तो इसमें हमने देखा कि 1 अंक सबसे छोटा है। तो 1 अंक कौन सी संख्या का है? 153 का है, इसलिए सबसे छोटी संख्या हमारी 153 होगी। लेकिन अगर सबसे बाईं तरफ वाले सारे अंक बराबर होते, सभी समान होते, तो हमको उसके दाईं तरफ वाला
अंक देखना पड़ता। जिस संख्या का दाईं अंक ये बड़ा होता वह संख्या बड़ी, और जिसका छोटा होता वह छोटा। अगर दूसरा अंक भी हमारा बराबर मिलता है, यानी पहला बाईं तरफ वाला पहला अंक भी बराबर, दूसरे अंक भी सभी संख्याओं में बराबर होंगे, तो तीसरा अंक देखेंगे कि तीसरा अंक किस संख्या का सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा है। जिसका अंक ये सबसे बड़ा होगा वह संख्या बड़ी, और जिसका छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। इसका एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। अंक हैं, सारी संख्याएं हैं हमारे पास 340, 718, 732 और 56। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी संख्याओं में अंक कितने हैं। तो पहली संख्या में हमको 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं, 3 4 0। दूसरी संख्या में भी 3 अंक हैं, 7 1 8। तीसरी संख्या में भी 3 अंक हैं, 7 3 और 2। लेकिन चौथी संख्या में केवल 2 अंक। अब जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो उसमें सबसे ज़्यादा अंक होंगे, और सबसे ज़्यादा अंक वाले हमारे पास 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं में देखिए सबसे बड़े अंक हमारे पास 2 संख्याओं में सबसे बड़े अंक हैं, यानी 718 और 732। अब यहाँ सबसे बाईं तरफ वाले अंक दोनों में बराबर हैं, तो अब हम उसके दाईं तरफ वाला अंक देखते हैं, यानी उसके बाद वाला अंक देखते हैं। 7 के बाद वाला अंक पहली संख्या में है, 718 में है 1 और 732 में है 3। अब इसमें देखिए 1 बड़ा है या 3? तो जाहिर है 3 बड़ा है, और 3 बड़ा है तो ये कौन सी संख्या में है? 732 में है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या हुई 732। और सबसे छोटी संख्या देखने के लिए ये कोई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सबसे कम अंक हमारे 56 में है, केवल 2 ही अंक हैं, और बाकी सब में 3-3 अंक हैं। तो सबसे कम अंकों वाली संख्या सबसे छोटी हुई, इसलिए सबसे छोटी संख्या 56 होगी। हम संख्याओं की तुलना करना सीख चुके हैं, संख्याओं को छोटी संख्याओं की और बड़ी संख्याओं की पहचान करना सीख चुके हैं। अब हम को संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना सीखना है। अब चर्चा करते हैं आरोही क्रम में लगाना किस तरह से संख्याओं को आरोही क्रम में लगाया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। 728, 416, 556 और 729 को आरोही क्रम में लिखो। हमने 4 संख्याएं ली हैं, 728, 416, 556 और 729। इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो इनको आरोही क्रम में लिखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम कहते किसको। आरोह कहते हैं चढ़ना, यानी चढ़ते हैं हम नीचे से ऊपर की ओर। तो यही क्रम इन संख्याओं का होता है, यानी नीचे यानी सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और इसी प्रकार से सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे प्रार्थना सभा में, प्रार्थना स्थल पर हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो जो हम लोग लाइन बनाते हैं, पंक्ति बनाते हैं, उसमें सबसे छोटा बच्चा, सबसे कम लंबाई का बच्चा सबसे आगे खड़ा होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा लंबाई का, उसके बाद उससे ज़्यादा लंबाई का, और इस तरह से क्रमानुसार बच्चे खड़े होते रहते हैं, और सबसे पीछे सबसे ज़्यादा लंबाई का बच्चा खड़ा होता है। ये क्रम ही आरोही क्रम कहलाता है। इसी क्रम में इन संख्याओं को लगाना है, यानी सबसे पहले हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। अब हमने देखा कि 728, 416, 556 और 729, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? इसको छोटी संख्या को प्राप्त करना या उसको ढूंढना हम लोग अभी पहले प्रश्न में सीख चुके थे।
तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या हमको मिल रही है 416। अब 416 को हमने लिख लिया और ये लेस देन का चिन्ह लगाया और उसके बाद हमारी संख्याएं बचती हैं 3, 728, 556 और 729। अब इनमें हमने देखा जो बची हुई 3 संख्याएं, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या हमको प्राप्त हो रही है 556, तो उसके बाद 556 लिख दिया और लेस देन का दोबारा फिर चिन्ह लगाया और अब हमारे पास 728 और 729 दो संख्याएं बची। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 728 है, तो इस 728 को हमने लिख लिया और फिर लेस देन का चिन्ह लगाया और सबसे अंत में जो हमारी संख्या बची वो सबसे बड़ी संख्या है, उसको हमने 729 को लिख लिया। तो आरोही क्रम हमारा ये हुआ 416 लेस देन 556 लेस देन 728 लेस देन 729। अब हम लोग संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना सीखेंगे। 3042, 2598, 6884, 9321, 9304 को अवरोही क्रम में लिखो। इसमें हमारे पास 5 संख्याएं हैं, 3042, 2598, 6884, 9321, 9304 को अवरोही क्रम में हमने लिखा। अब अवरोही क्रम में लिखने से पहले हम अवरोही क्रम के बारे में समझते हैं। अवरोह जिस तरह से आरोह था चढ़ना, ऐसी अवरोह है उतरना। अब उतरना, उतरते हम ऊपर से नीचे की ओर ही, ऊपर से नीचे की ओर यानी सबसे बड़े से नीचे की ओर, यानी सबसे छोटे की ओर। यानी आरोह का उल्टा, आरोही क्रम का उल्टा है अवरोही क्रम। यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसी तरह से क्रमानुसार लिखते हुए सबसे अंत में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो इसमें हमको ढूंढना है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। अब इसके लिए हम छोटी और बड़ी संख्या की पहचान करना पहले सीख ही चुके हैं। तो इसमें देखिए 3042, 2598, 6884, 9321 और 9304 ये 5 संख्याएं हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या हमको मिली है 9321। अब 9321 जो बड़ी संख्या है उसको हमने लिख लिया और ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया, यानी सबसे बड़ी संख्या की तरफ खुला हुआ भाग रहेगा और नोक रहेगी छोटी संख्या की तरफ। इसको चिन्ह को ग्रेटर देन कहते हैं। तो इसको चिन्ह लगाया और अब 3921 संख्या हम लिख चुके हैं। बाकी हमारे पास जो संख्याएं बची 3042, 2598, 6884 और 9304। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको हमने पहचाना और हमको ये दिखाई दे रही है कि देखो 9304 संख्या अब इसमें सबसे बड़ी रह गई है। तो 9304 लिख लिया और फिर ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया। अब जो हमारे पास संख्याएं बच रही हैं 3042, 2598 और 6884, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें बड़ी संख्या हमको मिल रही है 6884, तो 6884 लिख लिया और फिर ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया। अब उसके बाद हमारे पास 2 संख्याएं बचती हैं। इनमें बड़ी संख्या मिली हमको 3042, तो 3042 लिख लिया और फिर ग्रेटर देन का चिन्ह लगाकर हमारे पास जो एकमात्र संख्या बची 2598 उसको लिख लिया। ये सबसे छोटी संख्या है। ये क्रम ही अवरोही क्रम कहलाता है। अब हम लोग संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। अंकों का स्थानीय मान निकालने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्थानीय मान आखिर होता क्या है। स्थानीय मान मतलब स्थान का मान। जैसे आप
किसी विद्यालय जाते हैं, उस विद्यालय में आप पहले कभी नहीं गए, ना वहाँ की किसी भी व्यक्ति से परिचित। आप जैसे ही वहाँ दरवाजे पर पहुँचे तो दरवाजे पर, मेन गेट पर एक व्यक्ति कुर्सी डाले बैठा हुआ है वर्दी पर। आप उसको देखते ही समझ जाते हैं ये यहाँ का चौकीदार है, गेट कीपर। आप उसको प्रिंसिपल नहीं समझते, आप उसको टीचर नहीं समझते, वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको आप चौकीदार ही समझें। अब आप अंदर गए, तो अंदर गए, आप प्रिंसिपल रूम में गए, तो प्रिंसिपल रूम में सामने की कुर्सी पे, मेन कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, आपने उसको नहीं देखा, लेकिन बैठे हुए व्यक्ति को देख के ही आप समझ जाते हैं कि यही प्रिंसिपल साहब हैं। तो व्यक्ति, आप परिचित नहीं थे किसी से, लेकिन उसके स्थान को देखते हुए आपने अनुमान लगा लिया या आप समझ गए कि कौन चौकीदार है, कौन प्रिंसिपल है, ये स्थान से आपको पता लग गया। ठीक इसी प्रकार से संख्याओं में जो अंक होते हैं, उन अंकों के स्थान को देखते हुए उनका मान पता लग जाता है। इसमें भी हमने संख्या ली है 3751। अब 3751 में, इस संख्या में 4 अंक है, 4 अंकों की संख्या है, और सबसे दाईं तरफ 1 है, उसके बाईं तरफ 5 है, उसके बाईं तरफ 7 है, और सबसे दाईं तरफ 3। तो आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि दाईं तरफ का सबसे पहला अंक इकाई कहलाता है, ये इकाई का स्थान है, और उसके बगल वाला, बाईं तरफ वाला स्थान दहाई का होता है, उसके बगल वाला सैकड़ा का स्थान होता है, और उसके बाईं तरफ हजार का स्थान होता है। इसी तरह से ये स्थान होते हैं। अब हमने सबसे पहला अंक देखा, 1 है। अब 1 किस जगह पर है? इकाई की जगह पर। इकाई का मान क्या होगा? 1 का मान क्या होगा? उसको 1 को वहां के स्थानीय मान, जो इकाई है, इकाई का मतलब इकाई से गुणा कर दी, यानी 1 इकाई से गुणा की हमने इस अंक की 1 की, और हमको प्राप्त हुआ 1। इस प्रकार 1 का स्थानीय मान 1 हुआ। अब देखिए, दूसरा अंक है 5, और 5 किस जगह पर है? 5 है दहाई की जगह पर, और दहाई की जगह पर है, और दहाई में होते हैं 10। तो हमने इस 5 को 10 से गुणा कर दिया। इसका मतलब है इस 5 का स्थानीय मान 5 दशापन 50 होता है, या 50 है। इसी प्रकार अगला अंक है हमारा 7। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? ये किस स्थान पर बैठा हुआ है? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े के स्थान पर लिखा हुआ है 7। तो 7 को हम सैकड़ा यानी 100 से गुणा कर देते हैं, और 100 से गुणा करके ये हमको 700 जो प्राप्त हुआ, ये इसका 7 का स्थानीय मान हुआ। और अगला अंक है हमारा 3। अब ये 3 देखिए किस स्थान पर है रखा हुआ? तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर 3 रखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? क्योंकि ये हजार के स्थान पर लिखा हुआ है, इसलिए इसको 1000 से गुणा कर दी, 1000 से गुणा कर दी, और इसका मान प्राप्त हुआ हमें 3000। तो 3 का स्थानीय मान 3000 हुआ। अब हम लोग संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना सीखेंगे, यानी प्रसारित संकेतन। हमारी संख्या है 8,42,764। अब विस्तारित रूप लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बायां
अंक देखते हैं सबसे बाईं तरफ कौन सा अंक है। तो सबसे बाईं तरफ अंक है 8। ये 8 जो है वो स्थानीय मान उसका कितना है। तो स्थानीय मान देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी ये लाख के स्थान पर 8 लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया बराबर 8, और जिस स्थान पर लिखा हुआ है उससे हमने गुणा कर दी। यानी लाख के स्थान पर था तो लाख से गुणा कर दी। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाया। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद फिर हमने दूसरा अंक देखा। दूसरा अंक कितना है, 4 है, और 4 किस स्थान पर लिखा हुआ है, ये 10,000 के स्थान पर लिखा हुआ है। तो 4 की हमने 10,000 से गुणा कर दी, लिख दिया 4 गुणा 10,000। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाया, और अगला अंक है हमारा 2, और 2 किस स्थान पर है, ये 1000 के स्थान पर है, तो इसको 1000 से गुणा कर दिया, 2 गुणा 1000। प्लस फिर अगला अंक है 7, और 7 का है सैकड़ा की जगह स्थान पर, सैकड़ा यानी 100 से गुणा कर दी इसको। ऐसे ही फिर प्लस 6 अगला अंक है, और 6 है दहाई के स्थान पर, इसलिए इसको 10 से गुणा कर दी। प्लस 4 है इकाई के स्थान पर, इसलिए 4 को इकाई से गुणा कर दी, और हमको ये प्राप्त हुआ 8 गुणा 1 लाख प्लस 4 गुणा 10,000 प्लस 2 गुणा 1,000 प्लस 7 गुणा 100 प्लस 6 गुणा 10 प्लस 4 गुणा 1। यही इसका विस्तारित रूप है। इस विस्तारित रूप को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। उसी संख्या को हमने दोबारा लिया, यानी 8,42,764। विस्तारित रूप निकालने के लिए हमने संख्या में सबसे बाईं तरफ वाला अंक देखा क्या है, 8 है, और 8 को लिख दिया। अब 8 के बाद हमने देखे कि कितने अंक इसके बाईं तरफ, दाईं तरफ। तो देखा 1, 2, 3, 4, 5 अंक हमारे 8 के दाईं तरफ हैं। तो 8 के दाईं तरफ हमने जितने अंक हैं उतनी शून्य लिख दिए। तो हमने 5 शून्य लिख दिए। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाया, दूसरा अंक लिखा 4, और 4 के दाईं तरफ कितने अंक हैं, 4 हैं। तो 4 जितने अंक हैं उतनी शून्य लगा दिए, यानी 4 शून्य लगा दिए। प्लस अगला अंक है हमारा 2, और 2 के बाद में कितने अंक हैं, 3, तो 3 शून्य लगा दिए। अगला अंक है हमारा 7, और 7 के बाद में 2 अंक हैं, तो 2 शून्य लगा दिए। और अगला अंक 6 लिखा, 6 के बाद में 1 अंक है, तो 1 शून्य लगाया। और 4 लिखा, 4 के बाद में कोई अंक नहीं है, तो उसके लिए कोई शून्य नहीं लिखा जाएगा। तो हमें स्थानीय मान प्राप्त हो रहा है 8 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 4। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमको संख्या वही 8,42,764 प्राप्त हो जाएगी। और ये देखिए ऊपर जो हमने 1 लाख से 10,000 से इससे गुणा करके जो लिखा था, उनकी जब आप गुणा करेंगे, जैसे 8 गुणा 1 लाख था तो इसकी गुणा 8 लाख ही आएगी, और 4 गुणा 10,000 की गुणा 40 आएगी, 2 से 1,000 की गुणा 2,000 आएगी, 7 से 100 की गुणा 700 आएगी, 6 की 10 की गुणा 60 आएगी, और 4 की 1 की गुणा 4 आएगी। तो विस्तारित रूप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इन सभी संख्याओं का योग हमारी मूल संख्या के बराबर होना चाहिए। हमने दूसरी संख्या ली 6,35,876। विस्तारित रूप निकालने के लिए जैसे हमने अभी निकाल के देखा था, सबसे पहले बाईं साइड का अंक देखते हैं, वहाँ 6 है, और 6 किस स्थान पर है, 1 लाख के स्थान पर है। जब 1 लाख के स्थान पर ये है तो इसको 1 लाख से गुणा कर दिया, यानी 6 गुणा 1 लाख लिख दिया। प्लस अगला अंक है 3 हमारा 10,000 के स्थान पर, इसलिए 3 को 10,000 से गुणा कर दिया। प्लस
5 अगला अंक है और 5 है हमारा 1000 के स्थान पर, इसलिए 5 को 1000 से गुणा कर दिया। उसके बाद हमको दिखाई दे रहा है अगला अंक 8 और 8 है हमारा सैकड़ा के स्थान पर, इसलिए 8 को 100 से गुणा, प्लस अगला अंक 7 है, 7 दहाई के स्थान पर, इसलिए 7 को दहाई से यानी 10 से गुणा। उसके बाद है 6 और 6 है इकाई के स्थान पर, इसलिए इसको 1 से गुणा। और हमको विस्तारित रूप या इसका प्रसारित संकेतन संख्या का मिला 6 गुणा 1 लाख प्लस 3 गुणा 10,000 प्लस 5 गुणा 1,000 प्लस 8 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 प्लस 6 गुणा 1। इसको भी दूसरी तरह से निकाल सकते हैं, नीचे उसका तरीका दिया गया है। वही संख्या है 6,35,876। इस तरह से निकालने के लिए जैसा कि हम ऊपर आपको समझा चुके थे, सबसे बाईं तरफ वाला अंक देखा हमारा 6 है और 6 के बाद में अंक कितने हैं वो हमने गिन लिए। हमारे अंक हैं 6 के बाद में 5, तो 6 लिखा, 6 के बाद में 5 शून्य लगा दिए, प्लस का चिन्ह लगाया, उसके बाद दूसरा अंक लिखा। दूसरे अंक के बाद हमने देखे कि कितने शून्य हैं, वो कितने अंक हैं, तो हमको 4 अंक मिले और उतने ही हमने शून्य लगा दिए उसके आगे। उसके बाद हमको 5 लिखा हमने प्लस के बाद में, और उसके 5 के बाद में देखिए 3 अंक हैं तो 3 शून्य लगा दिए। उसके बाद हमको 8 प्राप्त होता है, 8 के बाद 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा दिए। और उसके बाद 7 अंक है, 7 के बाद 1 अंक है दाईं तरफ, तो हमने 1 शून्य लगा दिया। और सबसे अंत में दाईं तरफ है 6 के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए इसमें कोई शून्य नहीं लगाया। इस प्रकार हमको इसका प्रसारित संकेतन या विस्तारित रूप प्राप्त होता है 6 लाख प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 6। अब हम लोग संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना और बोलना सीखेंगे। इस टेबल के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को और भारतीय संख्यांकन पद्धति को समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को दिखाया गया है हल्के लाल रंग से और भारतीय संख्यांकन पद्धति को दिखाया गया है हल्के नीले रंग से। भारतीय संख्यांकन पद्धति जैसा आप जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद 1000 में 2 कॉलम होते हैं, 1000 और 10,000। लाख में 2 कॉलम होते हैं, लाख 10 लाख। करोड़ में 2 कॉलम होते हैं, करोड़ 10 करोड़। अरब में भी 2 कॉलम होते हैं, अरब 10 अरब। इसी तरह से बाईं तरफ खरब और संख आदि इसी तरह 2-2 कॉलमों में हुआ करते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पहले तीनों कॉलम इकाई, दहाई, सैकड़ा के ही होते हैं। उसके बाद 1000 होता है, मिलियन होता है, बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है, और ये सब 3-3 कॉलमों के होते हैं, 3-3 अंकों के होते हैं। और इनमें प्रत्येक अंक वो जैसे 1000 है, 1000 में 3 कॉलम होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। मिलियन में 3 कॉलम होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ऐसे बिलियन में भी 3 कॉलम होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहाँ भारतीय संख्यांकन पद्धति में जैसे 1000 होता था 2 कॉलमों में होता था, लाख 2 कॉलमों में होता था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1000 3 कॉलम में है, मिलियन 3 कॉलम में है, बिलियन 3 कॉलम में है। जब इसको लिखते हैं तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखते हैं तो कॉमा 3-3 अंकों के बाद लगता है, और भारतीय संख्यांकन पद्धति में अगर लिखते हैं तो 2-2 अंकों के बाद कामा लगता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा को छोड़ने के बाद। टेबल में 2 संख्याएं दी गई हैं। पहले संख्या को हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखकर देखते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति को नीले रंग से दिखाया गया है। आप पहली संख्या को इसमें देखिए, 1 करोड़ के स्थान पर है, 6 10 लाख के स्थान पर है, 5 लाख के स्थान पर है,
2 10,000 के स्थान पर है, 4 1000 के स्थान पर है, 8 सैकड़ा के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 3 है। अतः इसको हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में 1,65,24,813 लिख सकते हैं। और इसको अंकों में 1,65,24,813 इस तरह से लिखा जाएगा, कॉमा लगाने के बाद। अब दूसरी संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख के देखते हैं। देखिए 3 10 अरब के स्थान पर है, अरब के स्थान पर 4, करोड़ 10 करोड़ के स्थान पर 7, करोड़ के स्थान पर भी 7, 10 लाख के स्थान पर 8, लाख के स्थान पर 9, 10,000 के स्थान पर 1, 1000 के स्थान पर 5, सैकड़ा 2 है, इकाई 4 है और दहाई 3। इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में 34 अरब 77 करोड़ 89 लाख 15,234 और इसको देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा के बाद में कॉमा लगा के 1000 के लिए 2 कॉलम के लिए कॉमा, फिर लाख में 2 के बाद कॉमा, इस तरह करोड़ और अरब इनमें के बीच में कॉमा लगा के लिखा जाता है इसको अंकों में। जैसे 34 अरब 77 करोड़ 89 लाख 15,234। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखकर देखते हैं। पहली संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ते हैं इसको। ये देखिए मिलियन से ये संख्या शुरू हुई है और मिलियन में दहाई के स्थान से शुरू हुई है, यानी 1 दहाई के नीचे है, इकाई के नीचे 6 है, इसका मतलब ये बना 16 मिलियन। 1000 में देखें तो 524,000, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 524,000 और बाद में इकाई दहाई सैकड़ा है 813। तो इसको हम बोलेंगे 16 मिलियन 524,813 और इसको शब्दों में अंकों में लिखेंगे तो मिलियन के और 1000 के बाद कॉमा लगा के लिखेंगे, यानी 16 मिलियन 524,813 है। अब दूसरी संख्या को देखिए। दूसरी संख्या हमारी शुरू हुई है बिलियन से और बिलियन में दहाई के स्थान पर ये 3 है, इकाई के स्थान पर 4 है, यानी कुल कितने बिलियन हुए? 34 बिलियन। मिलियन कितने हुए? ये इकाई दहाई सैकड़ा यानी 778 ये मिलियन हुए। 1000 915,000 और 234, यानी इसको हम शब्दों में 34 बिलियन 778 मिलियन 915,234 लिखेंगे। और इसको अंकों में देखिए, जैसा हमने बताया था, बिलियन के बाद कॉमा, मिलियन के बाद कॉमा, 1000 के बाद कॉमा लगा के इसको लिखते हैं, यानी 34 बिलियन 778 मिलियन 915,234। इस प्रकार इन संख्याओं को हम लिखते और पढ़ते हैं। अब हम लोग दिए गए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का निर्माण करना सीखेंगे। हमारा प्रश्न है, दिए गए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का निर्माण करो। पहला 2, 5, 3, 1, 6। दूसरा 7, 3, 4, 9, 1। तीसरा 3, 0, 5, 4, 9। पहला खंड है, हमको 5 अंक दिए गए हैं, 2, 5, 3,
1 और 6। इन अंकों से हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 2, 5, 3, 1, 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 2, 5, 3, 1, 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या पर विचार करते हैं। इसमें देखिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक ढूंढते हैं। इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? देखिए, 2, 5, 3, 1 और 6 में सबसे छोटा अंक है 1, तो हमने उसको लिख लिया। अब 1 को हमने लिख लिया है, बाकी हमारे पास अंक बचे हैं 2, 5, 3 और 6। इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2 है, तो 2 को लिख दिया। उसके बाद में फिर हमारे पास बच रहा है 5, 3 और 6। इनमें सबसे छोटा अंक देखेंगे कौन सा है? इनमें सबसे छोटा अंक हमारा 3 है, तो फिर 3 को लिख लिया। उसके बाद 2 अंक बचे 5 और 6। 5 और 6 में छोटा अंक 5 है, फिर 5 को लिख लिया। और सबसे अंत में हमने 6 को लिख लिया। इस तरह से हमारी सबसे छोटी संख्या बनी इन अंकों से बनने वाली 12,356। यानी सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमको अंकों को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। आरोही क्रम में अंकों को लिख दें तो हमारी सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। 2, 5, 3, 1 और 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के बारे में विचार करते हैं। जिस प्रकार हमने सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटे अंक को सबसे पहले लिखा, उसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखें। तो 2, 5, 3, 1 और 6 में सबसे बड़ा अंक हमारा 6 है, तो सबसे पहले हमने 6 को लिख लिया। उसके बाद जो अंक बचे उनमें 5 अंक हमारा सबसे बड़ा है, तो उसको लिख लिया। फिर जो अंक बचे उनमें 3 अंक सबसे बड़ा है, तो उसको लिख लिया। उसके बाद 2 अंक बचते हैं 2 और 1। इनमें 2 बड़ा है, तो 2 को लिख लिया और सबसे अंत में 1 को लिखा। इस तरह से हमारी संख्या सबसे बड़ी जो है वो बनी 65,321। दूसरे खंड में हमको संख्याएं दी गई हैं 7, 3, 4, 9 और 1। 7, 3, 4, 9, 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या पर विचार करते हैं। जैसे हमने पहले खंड में सबसे छोटी संख्या निकाली थी, उसी प्रकार से इन अंकों से भी सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हमको सबसे छोटा अंक देखना पड़ेगा। सबसे छोटा अंक 1 है, उसको लिखा। बाकी जो अंक बचे उनमें सबसे छोटा अंक 3 है, उसको लिख लिया। फिर जो अंक बचे 7, 4, 9, इनमें सबसे छोटा अंक 4 है, उसको लिख लिया। फिर 7 और 9 बचे, इनमें छोटा अंक 7 है, तो उसको लिखा और सबसे अंत में सबसे बड़े अंक को लिख दिया। इस प्रकार हमको 7, 3, 4, 9 और 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 13,479 प्राप्त हुई। अब इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या पर विचार करते हैं। 7, 3, 4, 9 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा अंक देखेंगे। सबसे बड़ा अंक है 9, उसको लिखा। फिर जो अंक बचे उनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7, उसको लिख लिया। फिर जो अंक बचे उनमें सबसे बड़ा अंक हमारा 4 है, उसको लिखा। उसके बाद जो अंक बचे उनमें सबसे बड़ा अंक 3 है, उसको लिखा और सबसे अंत में सबसे छोटा अंक लिखा। तो इस तरह से 7, 3, 4, 9 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई 97,431। तीसरे खंड में हमको जो अंक दिए गए हैं वो है 3, 0, 5, 4 तथा 9। अब 3, 0, 5, 4 और 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या पर विचार करते हैं। इस खंड में जो अंक दे रखे हैं इसमें 0 भी है।
यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की यह बात है कि जब हम संख्याएं बनाने जा रहे हैं और अंकों में शून्य भी सम्मिलित है, तो बाकी नियम वैसा ही है, उसी तरह से संख्याएं बनेगी। जैसे सबसे पहले हमको छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले देखना पड़ता है, तो वैसे ही हमको ये अंक देखने हैं। लेकिन सबसे पहले शून्य नहीं लिखा जाता, शून्य को एक तरफ निकाल दें, उसके बाद हमारे अंक बचते हैं 3, 5, 4 और 9। इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3 है, उसको लिखें। एक अंक लिखने के बाद, सबसे छोटा अंक लिखने के बाद, उसके बाद हमने वो शून्य लिखना है। शून्य के बाद अब हम देखेंगे कि अंक बचे हमारे 5, 4 और 9। इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 4 है, तो हमने 4 को लिख दिया। उसके बाद जो अंक बचे 5 और 9, उनमें सबसे छोटा अंक 5 है, तो 5 को लिख दिया और अंत में 9 को लिख दिया। इस तरह से हमारी 3, 0, 5, 4, 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 30,459 प्राप्त होगी। बस इसमें शून्य का ये ध्यान रखना है आपने कि सबसे बाईं साइड में शून्य नहीं लिखना है। शून्य बाईं साइड में लिखने पर जो संख्या बनेगी वो 5 अंकों की ना बनके केवल 4 अंकों की संख्या बनेगी। अगर शून्य हम बाईं तरफ लिख देते हैं तो हमारी संख्या हो जाएगी 3,459, जबकि संख्या हमने बनानी है 5 अंकों की, और 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए शून्य को हम बाईं तरफ ना लिख के पहले अंक के बाद में लिखें। इस तरह से ये संख्या प्राप्त हो जाती है। अब 3, 0, 5, 4 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के बारे में विचार करते हैं। 3, 0, 5, 4 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे कि सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा अंक हमारा 9 है, उसको हमने सबसे पहले लिख दिया। फिर दूसरा, और जो अंक बचे उनमें सबसे बड़ा अंक 5 है, तो 5 को लिख लिया। फिर जो अंक बचे उनमें सबसे बड़ा अंक 4 है, तो 4 को लिख लिया। फिर 3 और 0 2 अंक बचे, इनमें बड़ा अंक 3 है, 3 को लिख लिया, और सबसे अंत में 0 को लिख लिया। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या हम